हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले तो आप लोग यही बताइए कि आप लोग कैसे हैं और कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है। और गाइज, आज की अगर बात करें तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी का पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। यानी इससे पहले की दो वीडियोस में मैं आपको असाइनमेंट नंबर 12th तक कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, 12वीं असाइनमेंट तक, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 13 से शुरुआत करेंगे और 26 तक, 26 लास्ट है आपका हिंदी में, 26 तक कंप्लीट करेंगे। यानी जितने भी ये आपके 12-13 असाइनमेंट है ये सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पूरा कोर्स आज आपका हिंदी का खत्म हो जाएगा। इसके बाद बाकी अगर एक दो सब्जेक्ट बचते हैं जिनके कुछ असाइनमेंट्स बाकी है वो भी कंप्लीट करेंगे। और फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशनल इवैल्यूएशन और आपका कंप्यूटर और हिंदी आज पूरा हो जाएगा। ये सभी सब्जेक्ट आपके समझिए कि आपके पूरे असाइनमेंट इनके आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरुआत करें क्योंकि काफ़ी सारे असाइनमेंट हमें इसी वीडियो में कंप्लीट करने हैं। गाइज, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 13 मॉड्यूल का है। पुरुषोत्तम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? महान के लिए, श्री राम के लिए, श्री कृष्ण के लिए या ईश्वर के लिए? तो आप सभी जानते होंगे पुरुषोत्तम राम जी जैसे करके हम पुकारते हैं, तो राम के लिए, श्री राम के लिए प्रयोग किया जाता है पुरुषोत्तम शब्द का। पुरुषों में सबसे उत्तम, ठीक है, किसे माना जाता है? राम भगवान को। आगे बात करते हैं, महात्मा जी अहिंसा के पुजारी थे। इस वाक्य में महात्मा शब्द का आशय क्या है? महात्मा से आप क्या समझते हैं? साधु, महान आत्मा या गांधी जी या फिर सन्यासी? तो महात्मा किसके लिए, महात्मा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गांधी जी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करने के लिए क्या जानना सबसे अधिक आवश्यक है? शब्दकोश जानना या अक्षर ज्ञान, लिपि का ज्ञान, भावार्थ ज्ञान? तो दोस्तों इसके लिए भावार्थ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगल गाना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपसे मुहावरा पूछा गया है कि आगल गाने का अर्थ क्या कहते हैं? आग प्रज्वलित करना या जल जाना या झगड़ाल गाना या उपरोक्त सभी? तो झगड़ाल गाने को कहते हैं आगल गाने, यानी कुछ भी गा रहा है तो झगड़ाल गाना बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का वध हो गया। इस वाक्य में वध के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? यानी वध के स्थान पर क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। दोस्तों वध तो उसे बोलते हैं जो किसी और के द्वारा, जैसे राम ने रावण का वध किया तो मारा गया, तो ये तो नहीं यूज होगा। इसकी जगह पे निधन, हत्या, मृत्यु या शहीद, इनमें से क्या होगा? निधन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिरिधर श्री कृष्ण रेखांकित शब्द में समास, यानी गिरिधर को श्री कृष्ण कहते हैं। इसमें कौन सा समास दिया गया है? दोस्तों अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुवीरी में से यहाँ पर बहुवीरी समास होगा क्योंकि गिरिधर तीसरे किसी गिरी को धारण करने वाला, यानी पर्वत को उठाने वाला, गिरी को धारण करने वाला और किसी तीसरे का बोध कराता है। ऐसा कौन से समास में होता है? बहुवीरी समास में। तो इसका बहुवीरी सही हो जाएगा। जलपान का भावार्थ बताइए। जल का पान करना, अल्पाहार नाश्ता, जल ग्रहण करना या जल पीना? तो इसका अर्थ होता है गाइस अल्पाहार नाश्ता। ठीक है, अजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का भावार्थ है गगरी छलकती है, आधा जली हुई गगरी, या अधिक ज्ञानी बहुत बोलता है या कम ज्ञानी बहुत बोलता है? तो आप सभी इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे। कम ज्ञानी जो है वो बहुत बोलता है। प्रसंग अनुकूल से क्या आशय है? प्रसंग और अनुकूल, प्रसंग अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसंग के अनुकूल। पंकज का अर्थ है क्या होता है? कमल, जलज। ठीक है, और ये सभी होते हैं। तो इनमें कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर बी में कमल देख रहे हैं आप, तो यही टिक करेंगे। अब यहाँ पर 10 प्रश्न थे आपके इस असाइनमेंट में। सबमिट करते हैं और देखते हैं फिर हमने कितना स्कोर किया है। चलिए सबमिट करें। यहाँ गाइस स्कोर आपके सामने है। हमने पूरा बढ़िया तरीके से ये असाइनमेंट पूरा किया, फुल स्कोर किया है। अब चलिए चलते हैं अगले असाइनमेंट पे बहुत ही तेजी के साथ। गाइस आपका
14 असाइनमेंट शुरू हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का और फटाफट से पूरा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सकता है हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमें पहले सोल्व भी करना होता है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए। ठीक है, तो सभी का सोल्व करना होता है पहले, इसीलिए थोड़ा समय लगता है। हालांकि हम समय से पहले सब कुछ आपको रिटन असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप लोग अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर कर पाए, क्योंकि इस बार से आप टेट भी दे पाएंगे। जितनी उम्मीद है कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग इस बार टेट का फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि पहले ही आपका लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद ही आपके टेट के फॉर्म आएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी भी साथ साथ करते रहे। ठीक है, इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए ही ये सभी असाइनमेंट्स आपको इतने कम समय में प्रोवाइड किए जा रहे हैं और एक साथ कई सारे 2 दिन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। तो चलिए गाइस, फिर अगले असाइनमेंट को पूरा करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? बापू, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी या मोहन बापू गांधी? तो सबको पता है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी। 26 जनवरी परेड की सलामी कौन लेता है? तो राष्ट्रपति ही लेते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 अगस्त की परेड की सलामी कौन लेता है? जब आप लोगों ने कभी परेड देखी होगी टेलीविजन में या फिर सामने से ही, तो फिर आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि 15 अगस्त की जो है वो प्रधानमंत्री जी सलामी लेते हैं परेड की। ठीक है, 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो कौन से ऑप्शन में मिलेगा ये आपको? ऑप्शन नंबर, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। ठीक है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? इस दिन भारत अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था, या फिर इस दिन भारत मुगल शासन से आज़ाद हुआ था, या संविधान को अंगीकृत किया गया था, या फिर इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? इस दिन जो है भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन भारत अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था या मुगल शासन से? तो मुगल से तो नहीं, अंग्रेजी शासन से ही हुआ था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग भावी शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिकाएं हैं, तो ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है, इनका आपको पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी जयंती के नाम से सभी जानते हैं। 26 जनवरी को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, इनमें से क्या होगा? गणतंत्र दिवस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 15 अगस्त को फिर किस नाम से जानते हैं? स्वतंत्रता दिवस के नाम से। और निम्न में से भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या उपरोक्त सभी? तो सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों सभी क्वेश्चन इस असाइनमेंट के पूरे हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन थे और पूरे के पूरे हमने आंसर किए हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब सबमिट करते हैं और स्कोर तो बिल्कुल आपके सामने ही है। हमने फुल स्कोर किया है, बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को करते हुए, समझते हुए साथ साथ। अब चलते हैं 15वें असाइनमेंट पर और बहुत जल्दी से उसको पूरा कर। तो 15वां असाइनमेंट की शुरुआत हम कर चुके हैं। इसको दोस्तों आपके दीक्षा ऐप में ऐसे करके दिया गया होगा 3.2, ठीक है, और इससे पहले 14 जो हमने किया वो 3.1, ऐसे करके आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये आपका 3.2 असाइनमेंट है, ठीक है, जिसको हम 15वें नंबर से, क्योंकि सीरियल वाइज हम करते आ रहे हैं, तो हम सबको नंबरिंग दे रहे हैं ताकि कोई भी आगे पीछे ना हो और कोई भी असाइनमेंट ना छूटे। तो पहला प्रश्न है 15वें असाइनमेंट का, कत की मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? लखनऊ, बांदा, गोरखपुर या नासिक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बांदा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है गाइस कि कक्षा 1 की शिक्षिका मेला चित्र में देख रहे दृश्य वस्तुओं पर बच्चों के साथ चर्चा कर रही है, इससे वह बच्चों में किन क्षमता का विकास कर रही है? अनुमान लगाने की या कल्पनाशीलता की, तर्क वितर्क या उपरोक्त सभी? तो सभी का विकास होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मेला विषय पर शिक्षण बच्चों के लिए सहायक है, लेखन कौशल के विकास के लिए शब्दावली, कल्पना शक्ति या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सभी इसका सही जवाब है। इन सभी कौशलों का विकास किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? नौचंदी का मेला बलिया में लगता है, क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल नहीं है, यही हमारा आंसर मिल जाता है, बाकी सब सही है। बटेश्वर का मेला आगरा में ही लगता है, रामनगरिया मेला सहारनपुर में, और सिद्धिपीठ शाकुंभरी देवी मेला फर्रुखाबाद, ये बिल्कुल सही है। बाकी अगर नौचंदी मेले की बात करें तो ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस है, मेरठ में लगता है ये मेला।
जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? धार्मिक मेला या व्यापार, जन्मोत्सव, विवाह। तो धार्मिक मेला ही कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा आंसर। मेले के प्रकार है, मेले के कितने प्रकार होते हैं? क्या ये सभी है या सिर्फ धार्मिक मेला, व्यापारिक मेला या पुस्तक मेला या फिर उपरोक्त सभी? तो सभी इसका सही जवाब होगा। मेले के प्रकार ये तो अभी हमने बताया, उपरोक्त सभी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौचंदी का मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो अभी 2 मिनट पहले ये क्वेश्चन आया था कि नौचंदी का मेला जब हमें वहां पर मैच करना था तो मेरठ में लगता है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं होता? तो 3 शहरों में आयोजित होता है और इनमें से एक में नहीं होता, वो आपको चुनना है। हरिद्वार में आयोजित होता है, प्रयागराज में भी और नासिक में। वाराणसी में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, दादरी मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? लखनऊ, बलिया, गोरखपुर, नासिक। तो बलिया में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? दोस्तों महाकुंभ जो है प्रत्येक 12 वर्ष बाद, ठीक है, 12 वर्ष बाद आता है, लगता है महाकुंभ का मेला। अब यहीं पर इसके साथ क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। 11 क्वेश्चन थे इस वाले असाइनमेंट में। सबमिट करते हैं और स्कोर जानते हैं कि कितने क्वेश्चन हमने एकदम सही किए हैं। तो गाइस हमने सभी प्रश्नों के बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। अब चलते हैं असाइनमेंट नंबर 16 पर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला असाइनमेंट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी भी प्रशिक्षु के दीक्षा ऐप के किसी भी कोर्स में प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो नहीं चल रही है या फिर कोई भी असाइनमेंट नहीं खुल रहा है, तो आप लोग एक बार क्या करेंगे, अपने ऐप को अपडेट कर लेंगे। तो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो आप लोग एक बार अपडेट कर लीजिएगा, जिसने नहीं किया है तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है। पहला प्रश्न है आपके 16वें असाइनमेंट का, किसे देखकर रोजा खत्म होता है और ईद मनाई जाती है? सूर्य को, तारों को, चांद को या उल्का पिंड? तो बिल्कुल सही है, चांद इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रोजे के उपवास किस त्योहार में किया जाता है? होली, दीपावली, ईद, दशहरा? तो बहुत सिंपल आंसर, ईद के त्योहार पर किया जाता है। दीपावली के एक दिन पहले कौन सा पर्व मनाया जाता है? धनतेरस का। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, दीपावली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गाइस अमावस्या को। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो ये कहाँ खेली जाती है? बरसाना, मथुरा, हम्पी या जयपुर? तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, बरसाना में। हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था? होलिका। बहुत अच्छे से सब जानते हैं, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस हिंदू माह में होली के त्योहार को मनाया जाता है? तो माघ, बैसाख, फागुन या पौषा? इसका सही जवाब क्या होगा? फाल्गुन में मनाया जाता है होली का त्योहार। अगला प्रश्न है, होली को और किस नाम से जाना जाता है? रंगों का त्योहार, रंग पंचमी, बसंतोत्सव या उपयुक्त सभी? तो इन सभी नामों से जाना जाता है होली के त्योहार को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? छठ, होली, दीपावली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो छठ की पूजा में क्या किया जाता है? सूर्य की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? होली, नागपंचमी, दशहरा, दीपावली? तो दीपावली को वे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, थारू जनजाति के लोग। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे आपके असाइनमेंट में, सभी को हम हल कर चुके हैं। अब अपना डाटा सर्वर पर सबमिट करते हैं और अपना स्कोर जानेंगे। स्कोर हमने पूरा इस बार भी हमने 10/10 स्कोर किया है, बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं और 17 नंबर असाइनमेंट को पूरा करते हैं फटाफट से। पूरा कोर्स आपका इसी वीडियो में ख़त्म होना है। फ्रेंड्स, आप ये हिंदी के असाइनमेंट की 4.1 यूनिट है, यानी असाइनमेंट नंबर 17। ठीक है, चलिए शुरू करें। आपको बहुत कम समय में सभी असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारी मेहनत और लगन पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, उससे हमें भी बहुत अच्छा और मोटिवेट फील होता है। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, अब पहला प्रश्न है 17वें असाइनमेंट का। मोहन किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया आपको बतानी है कौन सी है। ठीक है, मोहन क्रिया है क्या? बिल्कुल नहीं। किताब? बिल्कुल नहीं। पढ़ना क्रिया है? बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें किसी कार्य के होने या ना होने का पता चल रहा है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो पढ़ना क्या है? एक क्रिया है।
मुख्य रूप से रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार नहीं है। तो आप पहले यही जान लीजिए कि अगर देखा जाए रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आपको तीनों ऑप्शन में दिख गए, लेकिन विस्मयवाचक वाक्य नहीं विस्मयवाचक वाक्य नहीं होता है इनका प्रकार, तो यही आपको चुनना था। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस ठंडी बहुत हो रही है, आप लोग भी अपना पूरा ध्यान रखिए, ठीक है, अपने स्वास्थ्य का। इस क्वेश्चन में देखते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक या मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो दोस्तों इस सरल वाक्य की पहचान होती है उसमें एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है। अगला प्रश्न है, संयोजक अव्ययों का प्रयोग किस वाक्य में होता है? ऐसा होता है संयुक्त वाक्य में संयोजक शब्दों का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, उसे क्रिया कहते हैं। कपिल ने खाना नहीं खाया, यह वाक्य कैसा है? कृतवाच्य या कर्मवाच्य, प्रश्नवाच्य, भाववाच्य? ये भाववाच्य है क्योंकि इसमें कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। वह कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया केवल सकर्मक होती है? भाववाच्य, क्रमवाच्य, कृतवाच्य या फिर निषेधवाचक? तो ये होता है गाइस कर्मवाच्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। भाववाच्य में क्रियाएं प्रातः होती है अकर्मक, सकर्मक या अकर्मक या कर्मक, तो इसमें अकर्मक होती है और आप ए वाला ऑप्शन ही सही करेंगे तो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑप्शन आना था, यहाँ पर इन्होंने गलती से फिर से अकर्मक लिख दिया है। वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। जब आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी तो बहुत अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ाई जाएगी ताकि आप कभी ना भूलें उसको, और टेट सुपर टेट तक आपकी वो मदद करे, ठीक है। राम पत्र लिखता है, ये कैसा वाक्य है? कृतवाच्य, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर सबमिट करते हैं और गाइस अपना स्कोर चेक करें कि हमने कितने प्रश्नों को सही से किया है। हमने सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगले असाइनमेंट पर चलते हैं, असाइनमेंट नंबर 18। सो फ्रेंड्स 18 असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, आभार शब्द कैसा है? मतलब विदेशी है या तत्सम है, तद्भव है, देशज है, ये आपको यहाँ से चुनना है। तो आभार शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है। इनके बारे में आपको जब आपकी हिंदी की क्लास होगी तब बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान या अपने समान या इसके समान, तो अपने समान जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिलाषा शब्द कैसा है? देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है, तो ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। परीक्षा शब्द का तद्भव क्या होगा? यदि हमसे तद्भव में बदले परीक्षा शब्द को तो क्या हो जाएगा? परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, थपथपाना कैसा शब्द है? तो थपथपाना कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? तो ये देशी शब्द है यानी देशज है, ठीक है। आधा शब्द का तत्सम होगा, क्या होगा? अर्ध या इस तरीके से लिखा जाएगा अर्ध, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है गाइज। हाँ बिल्कुल सही है गाइज। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ऐसे भी हम अर्ध लिख सकते हैं, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है कास्ट शब्द का तद्भव होता है, तो काट होता है जो आपको लास्ट ऑप्शन में दिया गया है। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत हो गए हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं तद्भव शब्द, बिल्कुल सही। आगे प्रश्न है, अक्षोट शब्द है कैसा? तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी? तो ये तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। और जो संस्कृत के समान हो उसे क्या कहेंगे? उसे भी तत्सम शब्द कहेंगे, जो बिल्कुल संस्कृत के समान हो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं, सबमिट करते हैं एंड देन देखते हैं हमने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो गाइस हमने सभी प्रश्नों का एकदम सही से उत्तर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला असाइनमेंट 4.3 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, यानी 19 असाइनमेंट।
सो फ्रेंड्स, असाइनमेंट नंबर 19 की शुरुआत करते हैं, जिसको आपको 4.3 के नाम से आपकी यूनिट दी गई होगी, ठीक है, आपके ऐप में। अब चलिए, पहला प्रश्न है, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, हमने पहले भी जाना था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य चुनना है, कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य में और तथा इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, जैसे मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। 2 स्वतंत्र वाक्य एक साथ जहाँ जोड़ दिए जाए वहीं आपका संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो मैं पढ़ता हूँ अलग वाक्य है, वह गाता है अलग वाक्य है, दोनों को एक साथ किसने जोड़ा? और ने। तो ये कैसा बन गया? संयुक्त वाक्य। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा होगा सरल वाक्य? उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है, नहीं। सुबह हुई और वह आ गया, यह भी नहीं होगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, तो ये बिल्कुल सही है, सरल वाक्य है। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये कैसा है वाक्य? यह गाइस मिश्र वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पहचान इसकी आपको बताई जाएगी बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ जब आपकी क्लास होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, ये कैसा वाक्य है? ये दोस्तों साधारण वाक्य है, ठीक है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है और ना ही मिश्र वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह कैसा वाक्य हो जाता है? सरल, मिश्र, संयुक्त। तो ये सरल वाक्य हो जाता है क्योंकि इसमें किंतु आया हुआ है बीच में, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, यह कैसा वाक्य होगा? तो यह वाक्य होगा दोस्तों सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। देन आगे पूछा गया है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य, सेम आंसर हम देंगे इसमें। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, ये कैसा वाक्य है? ये आपको यहाँ पर चुनना है गाइज। सरल वाक्य होगा? बिल्कुल नहीं। संयुक्त नहीं होगा। मिश्र वाक्य हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ किंतु जैसे शब्द का प्रयोग होता है वह संयुक्त वाक्य हो जाता है। राम पढ़ता है, तो देखने में पता चल रहा है एकदम सरल वाक्य है। सबमिट कर देते हैं। और अगला, यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 11 क्वेश्चन थे आपके इस असाइनमेंट में, सभी के उत्तर दे दिए हैं। अब सबमिट करते हैं और स्कोर चेक करते हैं। सो गाइज, हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही से उत्तर दे दिए हैं, सभी प्रश्न एकदम करेक्ट है। अब हम बढ़ेंगे आगे और 20वां असाइनमेंट पूरा करेंगे, फिर जल्दी जल्दी से 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक पूरा खत्म करेंगे बहुत ही जल्दी। फ्रेंड्स, 19 असाइनमेंट हम एकदम पूरे कर चुके हैं, ये आपका 20वां असाइनमेंट है, ठीक है, यानी यूनिट 4.4। जो पूजा के योग्य है उसे क्या बोलते हैं? पूज्य बोलते हैं, ठीक है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा होता है? उसे हम क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, भाला कहते हैं, गुलेल कहते हैं, उसे बोलेंगे अस्त्र। अस्त्र में जितने भी फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार है वो सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी विषय की पूरी छानबीन करने को क्या कहते हैं? तो पहला ही ऑप्शन सही है, विवेचन कहते हैं। बिना घर का, बिना लिखा है लेकिन ये बिना घर का है, यानी जिसका कोई घर ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनाथ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसके माता पिता ना हो वह होता है अनाथ। अनाहत? बिल्कुल नहीं। अनिकेत? निकेत किसे कहते हैं? घर को। अनिकेत यानी जिसका कोई घर ना हो, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे पार करना कठिन हो तो उसे क्या बोलेंगे? निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य? उसे बोलेंगे गाइस दुर्गम। बिल्कुल सही। जो दूसरों के सहारे जीवित हो वे कैसे होते हैं? जो दूसरों के सहारे जीवित होते हैं उन्हें प्रावलंबी कहते हैं या प्राश्रित कहते हैं या प्रोपजीवी कहते हैं, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरों के ऊपर जीवित है, ठीक है, दूसरों के सहारे। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? दुर्गम। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। पुरुष व स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युगम, युगल या दंपति? उसे हम दंपति बोलते हैं, ठीक है, पति और पत्नी के जोड़े को, यानी पुरुष और स्त्री के जोड़े को बोलते हैं दंपति बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ? तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों सर्वज्ञ, उसे सब कुछ पता है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अद्भुत या अभूतपूर्व? तो बिल्कुल सही है, भूत मतलब पहले, भूतकाल में कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व,
ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं 20वें असाइनमेंट के। सबमिट करते हैं और स्कोर चेक करते हैं। बिल्कुल सही, हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दे दिए हैं। 10 बाय 10 हमारा स्कोर है, यानी पूरा स्कोर हमने किया है। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो सभी लोग अपने असाइनमेंट्स को बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाए, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपको फील हो रहा है इस समय पर। ठीक है, तो उसी को कम करने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग इसको सफल ज़रूर बनाएं, अपने सभी मित्रों को शेयर करें। ये हिंदी की 5वीं यूनिट शुरू हो गई है, यानी असाइनमेंट नंबर 21। ठीक है, 5वीं यूनिट है और असाइनमेंट नंबर जो हम शुरू से लेकर आए वो 21वां असाइनमेंट ये वाला है। तो चलिए फटाफट से पूरा करते हैं। बाल साहित्य सामग्री में अधिक होती है क्या? कविताएं होती है, कथाएं होती है, या निबंध होते हैं, या नाटक होते हैं? तो कथाएं होती है सबसे ज़्यादा बाल साहित्य में। अपठित गद्यांश वृद्धि करता है किसमें? व्यक्तिगत योग्यता में, अभिव्यक्ति की क्षमता में, या दोनों में? दोनों में करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सामान्यतः एक नियत काल के बाद प्रकाशित होने वाली सामग्री क्या कहलाती है? उसे पुस्तकें बोलते हैं, बाल साहित्य पत्रिकाएं होती है जो एक नियत समय काल के बाद प्रकाशित होती है। समाचार पत्रों के विकास होता है किसका? बौद्धिक शक्ति का, शारीरिक का, सामाजिक का, या सामयिक का? तो सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक। ठीक है, शारीरिक नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। हिंदी भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री का प्रमुख स्रोत क्या है? पुस्तकालय है या वाचनालय है? तो आप दोनों जगह से सीख सकते हैं, यानी उपरोक्त दोनों। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बालकों का सर्वाधिक विकास किससे होता है? पत्रिकाओं से, या समाचार पत्र से, या कंप्यूटर से? तो इनसे तो बिल्कुल नहीं होता, जो तीनों ऑप्शन है। बाल साहित्य से, क्योंकि छोटे बच्चे उसे ही पढ़ना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्रों में निकलने वाली पहेलियाँ कैसी होती है? चित्रों के अंतर जानना, रास्ता ढूंढकर बाहर निकालो, या चित्र को पूरा करके एवं रंग भर के? तो ये सभी प्रकार की पहेलियाँ आप देखते होंगे जब भी आप न्यूज़पेपर देखेंगे, तो इस तरह की सभी पहेलियाँ आपको मिलेगी। तो यानी ये सभी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है गाइस, लड्डू ले लो बाल कविता है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित या माखनलाल चतुर्वेदी? तो यही सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी। बाल उपयोगी पत्रिका के अंतर्गत आते हैं चंपक, नंदन, या चकमक, या ये सभी? तो सभी आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं है ये। ठीक है, कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सहायक पुस्तकें, पाठ्य वस्तुएं हो सकती है। कैसी हो सकती है? बाल उपयोगी पत्रिकाएं, समाचार पत्र, बाल साहित्य, ये सभी। तो ये कैसी होती है? बाल उपयोगी पत्रिकाएं होती है। अब इसको सबमिट करते हैं और स्कोर आपके सामने है गाइज। हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही और सटीक उत्तर दिए हैं। अब चलते हैं और अगला असाइनमेंट पूरा करते हैं, असाइनमेंट नंबर 22। और अगर दीक्षा ऐप के अकॉर्डिंग बात करें तो आपकी 6.1 यूनिट होगी। ठीक है, और असाइनमेंट नंबर 22 तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या है? जन्म दिवस के अवसर पर प्रयुक्त किया जाने वाला उपयुक्त अभिवादन कौन सा है? हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद, माफ कीजिएगा, स्वागत है। तो कौन सा कहेंगे आप? हार्दिक बधाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। औपचारिक परिस्थिति में प्रतिबद्धता के अनुसार आवश्यक नहीं है समय, व्यक्ति, स्थान, या सक्रियता? तो उपरोक्त तीनों बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन कौन सा नहीं है? सक्रियता। परिस्थिति के अनुसार भाषा का रूप बदल देना क्या कहलाता है? सामान्य योग्यता, विशिष्ट योग्यता? तो विशिष्ट योग्य कहलाते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है भाषा के कौशल कितने होते हैं? 2, 3, देखना, समझना। तो देखना इसमें से भाषा का कौशल है। भाषा का अर्थ क्या है? विचार विनिमय का माध्यम है, अर्थ ग्रहण करना, देखना, समझना। तो दोस्तों विचारों का विनिमय ही तो किया जाता है, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट किया जाता है और उसकी बात सुनकर समझी जाती है। तो ये कैसे होता है? विचार विनिमय का माध्यम है भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 5 ही प्रश्न आपके इस असाइनमेंट थे, सभी के उत्तर हम दे चुके हैं। अब स्कोर जानते हैं और हमारा 22वां असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया है 22वां असाइनमेंट बिल्कुल कंप्लीट। हमारा स्कोर है 5 में से 5। हमने सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सही दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले असाइनमेंट। बहुत ही कम समय में हमने सभी असाइनमेंट्स को लगभग पूरा कर लिया है और अभी बचे 3 असाइनमेंट, इनको भी बहुत जल्दी से खत्म करते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पर? पहला प्रश्न है 23वें असाइनमेंट का, कृपया, आभार, धन्यवाद आदि शब्द प्रकार की भाषा में अधिकांश प्रयोग होते हैं। औपचारिक में या अनौपचारिक में, संकेत भाषा में या प्रतिनिष्ठ भाषा में?
परिनिष्ठित भाषा में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? औपचारिक भाषा में आप इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक में तो बिल्कुल नहीं करते। अनौपचारिक कौन सी होती है? जब हम अपने दोस्त लोगों से बात करते हैं वो अनौपचारिक। औपचारिक जब हम अपने कार्यालय में, ठीक है, किसी से बातचीत करते हैं, अपने कुलीग के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो औपचारिक भाषा होती है। अगला प्रश्न है क्या काम है? किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? संकेत, औपचारिक, अनौपचारिक, प्रतिनिष्ठित। तो ये अनौपचारिक भाषा का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के दौरान पिता और पुत्री की बातचीत में किस बात का ध्यान रखा जाएगा? आरोह अवरोह का, या फिर सामाजिक नियमों का, या व्याकरण अवधारणाओं का, या फिर शिष्टाचार और शालीनता का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, शिष्टाचार और शालीनता का, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अनौपचारिक भाषा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? व्याकरण के नियमों में बंधी हुई भाषा, या फिर सामान्य व्यवहारिकता से युक्त भाषा। तो यही होगी। अनौपचारिक कैसी होती है? व्यवहारिकता से युक्त भाषा होती है। अनौपचारिक वार्तालाप में किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? व्याकरण, विराम चिन्ह या संप्रेषणीयता। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से औपचारिक परिस्थिति का उदाहरण कौन सा है? सेमिनार में स्वागत वक्तव्य, या धन्यवाद ज्ञापन, अभिनंदन पत्र, या फिर समारोह में मित्रों से वार्तालाप। तो मित्रों से वार्तालाप जहाँ हो रही है समझ लो अनौपचारिक है, ठीक है। अनौपचारिक वार्तालाप में ध्यान नहीं रखा जाता किस बात का? विषय के अनुकूल भाषा का चयन, तो ये तो रखा जाता है इसका। तो बाकी व्याकरण सम्मत भाषा, इसका नहीं रखा जाता। अगला प्रश्न है मेले में ग्राहक और विक्रेता के बीच किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है? औपचारिक, अनौपचारिक। तो अनौपचारिक, ठीक है। अगला प्रश्न है अनौपचारिक भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? व्याकरण सम्मत, पूर्ण वाक्य, या संप्रेषण और प्रवाह। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा, संप्रेषण और प्रवाह। अनौपचारिक भाषा से संबंधित परिस्थिति का उदाहरण आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है, ठीक है। अनौपचारिक की, तो सभा में अतिथियों से बातचीत कैसे करेंगे आप? अनौपचारिक ढंग से करेंगे, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे। या कक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थी, यहाँ भी अनौपचारिक भाषा, यहाँ पर औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब भाई बहन आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यही इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। 10 प्रश्न थे, सभी का उत्तर हम कर चुके हैं। अब स्कोर जानते हैं और अपना डाटा सर्वर पर सबमिट हम कर चुके हैं। हमारा स्कोर फुल है, 10/10 स्कोर किया है। अब चलते हैं 24वें असाइनमेंट पर। 24 और 25, 26 3 असाइनमेंट बाकी रह गए, इनको भी एकदम से अभी पूरा करेंगे। इसी वीडियो में बने रहिए आप लोग। और हाँ गाइज, आपको बताना चाहूँगी कि असाइनमेंट का जैसे ही प्रेशर कम होता है आपके सभी असाइनमेंट्स मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। उसके बाद हम रेगुलर क्लास लेंगे 3rd सेमेस्टर की, बहुत जल्दी से आपका सिलेबस खत्म करेंगे। फिर उसके बाद एक बार रिविज़न करना आपका बाकी रह जाएगा बस, ठीक है। तो बहुत अच्छे नोट्स के साथ आपका रिविज़न करवाएंगे। चलिए अब 24th असाइनमेंट पूरा करते हैं। अधिगम के लिए आवश्यक है स्वचिंतन, स्वक्रिया, स्वानुभव, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी, उपयुक्त सभी। अधिगम क्या है? सामाजिक क्रिया है, मानसिक है, भौतिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसी क्रिया है? मानसिक क्रिया है अधिगम। यानी याद रखना कैसी क्रिया होती है? याद रखना मानसिक क्रिया ही तो होती है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है पुरस्कार व प्रशंसा, या फिर लक्ष्य प्राप्ति की उत्कट इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पर अधिकारी बनने की इच्छा। गाइस, इसका जो है मुख्य आधार होती है लक्ष्य प्राप्ति, ठीक है। छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है कहीं में? परिचर्चा विधि में या व्याख्या विधि में? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जब परिचर्चा करते हैं तो वहाँ पर अधिकतम प्रतिभागिता संभव होती है बच्चों की। मूल्यांकन हेतु गतिविधि, कहानी कविता को अपनी भाषा में बताना, या लिखित परीक्षा में प्रश्न कैसे रखे जाते हैं या मूल्यांकन कैसे हो, इस बात की जानकारी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? कहानी कविता को अपनी भाषा में बताना, ये गतिविधि हो सकती है मूल्यांकन के लिए। आकलन करते समय शामिल होना चाहिए विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण, या फिर सीखने की प्रति अभिवृत्ति, या स्वयं सीख पाने की क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो सभी का ध्यान रखते हुए ही आकलन करना चाहिए, ठीक है। मूल्यांकन के तरीके अपनाए जा सकते हैं कौन से? लिखित,
मौखिक या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तरीके हम अपना सकते हैं, लिखित भी और मौखिक भी। अधिगम प्रतिफल है सीखने का परिणाम, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। सीखने का परिणाम ही क्या होता है? अधिगम का प्रतिफल होता है। विद्यार्थी का सही मूल्यांकन पद्धति से किस पद्धति से किया जा सकता है? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन जो करते हैं उससे, या वर्ष में 2 बार मूल्यांकन करके, या सतत मूल्यांकन, या निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो वर्ष में 2 बार मूल्यांकन करें तो ये पद्धति अच्छी है, ठीक है। अधिगम के सबसे उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, व्यवहार संशोधन, या व्यक्तिगत समायोजन, या ज्ञान को बढ़ाना। तो जैसे मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया था, जब मैं आपका इस सब्जेक्ट की आपकी क्लास मैंने आपकी ली थी, वहाँ पर मैंने जब अधिगम के बारे में समझाया तो मैंने आपको बताया था कि व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है या संशोधन होता है वो उसका मेन टारगेट होता है, यानी यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसको सबमिट करते हैं और स्कोर चेक करेंगे कितना हमने स्कोर किया है। सबमिट कर देते हैं। और गाइज हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं। 10 बाय 10 हमारा स्कोर है। 2 लास्ट असाइनमेंट है, फटाफट से पूरा करते हैं। असाइनमेंट नंबर 25 की शुरुआत करते हैं। और गाइज आपकी मैथ्स की रेगुलर क्लास चली हुई है, रोज़ सुबह 8 बजे होती थी, अब से 9 बजे हुआ करेगी, ताकि आप लोग समय से उठ पाए, सुबह फ्रेश वगैरह हो पाए और आराम से क्लास ले पाए, ठीक है। 8 बजे थोड़ा ज़्यादा जल्दी था, तो अब 9 बजे उसको रख दिया गया है। और आपकी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और 5 यूनिट का टेस्ट भी सर आपका ले चुके हैं, तो ज़रूर देखिए उन सभी को। अगर आपकी छुट्टी है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा टफ पड़ता है इस सेमेस्टर में, तो आप लोग साथ साथ पढ़ते हुए चलिए। बहुत अच्छे टीचर है मैथ्स के, बहुत ही बेसिक से समझाते हैं, ज़रूर क्लास लिया कीजिए आप उनकी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? बर्टन, रायबर्न, जॉन डीवी या ब्लूम? ये कथन हो जाता है ऑप्शन ए बर्टन का, ठीक है। प्रथम 2 कक्षाओं के लिए बच्चों के सीखने में के आकलन में सर्वाधिक सहायक विधि कौन सी होती है? वो होती है उन्हें एक प्रश्नावली दे दी जाए, बिल्कुल नहीं। उन्हें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कहा जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, क्या रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे? उनसे बातचीत की जाए, तो यही सही है। उनसे बातचीत करके अगर सिखाया जाए तो बहुत अच्छे से सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। प्राथमिक प्रथम 2 कक्षाओं के लिए परीक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? लिखित, मौखिक या फिर कंप्यूटर आधारित, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होना चाहिए? मौखिक। आपने देखा होगा जब छोटे थे हम भी, तो कैसे मौखिक वाइवा हुआ करता था हमारा, ना कि लिखित परीक्षा। जब छोटे थे 1ली 2री क्लास में, तो मौखिक परीक्षा हुआ करती थी, ठीक है। बचपन को याद कीजिए अब थोड़ा सा। प्राथमिक प्रथम 2 कक्षाओं में प्रश्नों का प्रकार होना चाहिए कैसा? लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पीय या चित्रात्मक? तो चित्रात्मक होना चाहिए, चित्र बना के सीखेंगे तो उन्हें मज़ा भी आएगा और वो करेंगे पूरा, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में कितने पक्षों में समन्वय होना चाहिए? चित्रांकन, मूल्यांकन या पृष्ठांकन या फिर सीमांकन? तो क्या होगा? मूल्यांकन, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। अगला है, सीखने के आकलन को क्या कहते हैं? तो सीखने के आकलन को बिल्कुल सही है, मूल्यांकन ही तो कहते हैं। प्रथम 2 कक्षाओं में छात्रों की प्रतिभागिता संभव है। परिचर्चा विधि के द्वारा, व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक विधि? तो परिचर्चा के द्वारा, ठीक है। मूल्यांकन हेतु गतिविधि कौन सी है? कविता और या कहानी को अपनी भाषा में बताना। यही पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। प्रथम 2 कक्षाओं में मूल्यांकन किया जाता है कैसे? मौखिक, ये भी आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। भाषा की प्रमुख दक्षताएं बताइए कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है? तो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं 25वें असाइनमेंट के। सबमिट करते हैं और देखते हैं हमने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। गाइस हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं। 10 बाय 10 हमने स्कोर किया है। अब चलते हैं आज का लास्ट असाइनमेंट, ठीक है। हिंदी की 7.3 आपकी लास्ट यूनिट है और इसे ही हम 26वां असाइनमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से लेकर आ रहे हैं। इसमें 1.2 1.3 था, हम 1 2 3 ऐसे करके इसको काउंट करते हुए आ रहे हैं। तो आपका ये 26वां यानी हिंदी के कोर्स का लास्ट असाइनमेंट है। हम हिंदी का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो सभी लोग एक बार थम्स अप ज़रूर कर दीजिए और चलिए फटाफट से इसको पूरा करते हैं। खुले छोर के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, या तथ्य याद हो सके इसलिए, रटने की क्षमता में वृद्धि, या विद्यार्थी पर दबाव बने? बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कल्पना का विकास हो सके।
सीमा मेहनती है, यह अवश्य सफल होगी, या परेशान होगी, विफल होगी, दुखी होगी, तो कैसे होगी? सफल होगी, क्योंकि मेहनती है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 3 या फिर 2। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5, तो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? अति लघु, लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत कठिन प्रश्न होने चाहिए। यानी जब प्रश्न पत्र बनाते हैं, आपका पेपर बनता है, तो उसमें एक रेशो होता है कि कितने परसेंट या कितने प्रतिशत जो है कठिन प्रश्न पूछे जाए, कितने प्रतिशत सरल होने चाहिए और कितने मॉडरेट होने चाहिए, बीच के होने चाहिए, जो कर सके सभी आराम से। ठीक है, तो कितने होने चाहिए? 25% प्रश्न कैसे होने चाहिए? जो कठिन हो। आगे बढ़ते हैं, सरल प्रश्न कितने होने चाहिए? तो सरल प्रश्न भी कितने? 25% होने चाहिए और 50% मॉडरेट होने चाहिए। ठीक है, क्रियात्मक प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत बनाए जाते हैं? अभिव्यक्ति के अनुसार, सीखने के स्तर के, या उत्तर देने की प्रक्रिया के, या फिर मौखिक आकलन के? तो सीखने के स्तर के अनुसार बनाए जाते हैं। सीखने के स्तर के अनुसार प्रश्न है कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न होगा आई थिंक यहाँ पर, तो इसके अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं? मौखिक, सांकेतिक, या फिर सुझावात्मक या निदानात्मक? तो सही क्या होगा? मौखिक प्रश्न। ठीक है, अभिव्यक्ति तो उसी के अनुसार होगी। अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 3, 1, 2, 4 कौन सा होगा? तो सही जवाब होगा 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर गाइस हम सभी 10 प्रश्न थे इस असाइनमेंट के, सभी के उत्तर हम दे चुके हैं। सबमिट करते हैं और अपना डाटा भी सर्वर पर सबमिट कर देते हैं। साथ ही साथ अपना स्कोर भी जानेंगे, तो हमने फुल स्कोर किया है। इसके बाद आपका कोई भी असाइनमेंट बाकी नहीं रहता है। हम सभी असाइनमेंट्स को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सभी असाइनमेंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के बहुत अच्छे से। अब गाइज आपको एक और यहाँ पर जानकारी है आपके लिए कि आप लोग यदि किसी और सब्जेक्ट का आपका असाइनमेंट बाकी है, मेरे ख्याल से लगभग अब सभी पूरे हो चुके हैं। मैथ्स बचा है आपका, और शैक्षिक समावेशन के आई थिंक कुछ असाइनमेंट्स आपके MCQ वाले बाकी है, तो वो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैथ्स के भी कल या परसों तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सभी कोर्सेज। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है अगर आपको थोड़ी भी इससे हेल्प मिली है। और अपने विचार आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बिल्कुल आपके सभी कमेंट्स का बहुत वेलकम रहेगा। ठीक है, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।